एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा जिसके बारे में आज बात करने के लिए यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं सारे, रोहिंग्यास और बांग्लादेशी जिनको जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू जिला में बसाया गया, और अब ये सामने तथ्य आ रहे हैं कि रोहिंग्यास को बसाने के लिए कुछ एनजीओज काम करती रही, जिनको धन कहां से मिलता रहा उसके बारे में एक संशय बना हुआ है कि क्या उनको धन जो है वो भारत के बीच में मिला या भारत के बाहर से भी आ रहा है। कुछ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत रोहिंग्यास को और बांग्लादेशीज को जम्मू में, जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है थोड़ी ही दूर है, वहां पे बसाया गया। तो इसके बारे में एक विस्तृत इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। कौन से लोग थे जिन्होंने रोहिंग्यास को लाके जम्मू में बसाया था? कौन से लोग थे जिन्होंने काम किया कि रोहिंग्यास यहां पे आके सरकारी जगहों के ऊपर घर बना सके, उनके घरों को बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन दिए गए, आधार कार्ड दिए गए, यहां तक कि उन रोहिंग्यास ने वोट भी डाले लोकल इलेक्शंस में। ये भी तथ्य सामने आए हैं। ये वही लोग हैं जो 370 की वकालत करते रहे हैं, जो ये कहते रहे हैं कि भारतवासी जम्मू कश्मीर में नहीं बसेंगे। जो जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, भारतवासी भारत के हिस्से में नहीं बस सकते, लेकिन भारत के बाहर के रहने वाले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनसे देश की सुरक्षा को भी एक बड़ा चैलेंज है, खतरा है, उनको बसाने के लिए इन लोगों ने एक राजनीतिक साजिश के तहत काम किया और इन लोगों को लाके अपने वोट बनाने के चक्कर में यहां पे बसाया। भारतीय जनता पार्टी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करेगी, क्योंकि होम जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, एलजी साहब के पास है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें सीबीआई एक एफआईआर लिखे और उन सर्कमस्टांसेस के बारे में, उस घटना चक्र के बारे में एक व्यापक तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, जिसमें ये तथ्य सामने आए कि कौन से लोग थे जो रोहिंग्यास को यहां पे लाके बसाने में रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर लगनी चाहिए, मुकदमे उनके ऊपर चलने चाहिए, और देश को भी पता चलना चाहिए कि देश के विरोध में काम करने वाली ताकतें कौन सी हैं, कौन से लोग थे जिन्होंने देश के हित के आगे अपने राजनीतिक स्वार्थ को रखा। भारतीय जनता पार्टी यह भी कहना चाहती है कि रोहिंग्यास जिनको जम्मू में लाके बसाया गया और जिनकी बस्तियां हैं जम्मू शहर के बीच में, इनको जम्मू से बाहर खदेड़ना चाहिए, बल्कि इनको डिपोर्ट करना चाहिए ताकि अपने अपने देश में वापस जा सके। कोई दूसरे देश से आके भारत में बसने के लिए आवेदन देता है और उस आवेदन के तहत जो है कहीं कोई यहां पे आता है, तो वो एक अलग से बात है, लेकिन चोरी छिपे भारत की धरती के ऊपर आके बसना, और फिर आप अगर पिछले कुछ तथ्यों को देखें तो इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहां पे लोकल क्राइम्स में भी है, ड्रग्स में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है, और इनके बारे में ये भी है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये सब ठंडे बस्ते में डाला जाता रहा है। रोहिंग्यास को लाना यहां पे जम्मू कश्मीर में तकरीबन उसी वक्त शुरू हुआ जब यहां पे मिलिटेंसी की शुरुआत हुई 90s के शुरू में। तो एक इतनी बड़ी जो साजिश है, इसको बेनकाब करने के लिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और उन सभी ताकतों को सामने लाने के लिए और उनकी प्रोसिक्यूशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। हम ये दरख्वास्त करते हैं एलजी साहब से भी कि इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ताकतें रोहिंग्यास को
सपोर्ट करती हैं। ये इलीगल इमिग्रेंट रोहिंग्याज भी होंगे और उसमें कुछ बांग्लादेशीज भी हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं सिर्फ धर्म के नाम के ऊपर, कि वो एक धर्म विशेष से संबंध रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ऐसी ताकतें राष्ट्र विरोधी ताकतें। जी सेठी साहब, अभी देखा गया कि सरकार ने जो बिजली कनेक्शन और पानी कनेक्शन के काटे हैं, उसके बाद दोबारा से जो जावेद राणा ने कहा कि पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर को देखते हुए, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं जावेद साहब से भी और एनसी गवर्नमेंट से भी कि क्या आप कानून के हिसाब से चलेंगे या कानून आपके लिए मैटर नहीं करता है? जम्मू कश्मीर में कानून है, उस कानून के तहत अगर आपने पानी का कनेक्शन लेना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत है। आपको लीगल पोजीशन तो बताना है ना कि आपके पास जगह का लीगल पोजीशन है। आप लीगल पोजीशन किसी के पास नहीं है, आप उसको कैसे पानी का कनेक्शन और कैसे बिजली का कनेक्शन देते हो? और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बीच में अगर आप बात करते हो तो यूनाइटेड नेशन चार्टर है, उस चार्टर के हिसाब से डिसाइड होता है कि किसको लीगल एसाइलम मिला है। ये सर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स को कोई जस्टिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट की साइड से बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन देने की। इनको अपनी धरती से बाहर निकालना जो है अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। आपके अपने कामकाज, एक तरफ से आप कहते हो कि आपके यूथ को नौकरी नहीं है, काम नहीं है, दूसरी तरह से जो आपके यूथ काम करने की जो ताकत है उनकी रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज में बांटना चाहते हो। सिर्फ अगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जो है ये किसी और धर्म से होते तो क्या जावेद राणा साहब का यही व्यू होता? ये बिल्कुल नहीं होता। ये राजनीतिक साजिश के तहत जो है ये इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है और इस तरह की प्रोटेक्शन दी जाती है। सेठी साहब, मेरा सवाल है, इसके रोहिंग्या के ऊपर पहले कार्रवाई हुई थी और उनको ट्रांजिट कैंप में रखा गया सांबा में, उसके बाद अचानक इसको बंद कर दिया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इनको ट्रांजिट कैंप में रखना जो है वो सोल्यूशन नहीं है। रोहिंग्यास को भारतीय जनता पार्टी का अगर व्यू मानेंगे तो हम इनको चाहते हैं कि इनको देश से बाहर खदेड़ना चाहिए। इनका अपना देश है, वहां पे इनको भेजना चाहिए। ये अगर रोहिंग्यास की आप हिस्ट्री देखें तो एक रक्त रंजित हिस्ट्री है। ये अपने देश से बाहर निकल के भारत में, और मुझे एक चीज की समझ नहीं आती है, अगर रोहिंग्यास को इलीगली भी आएगा तो वो रुकेगा आसाम में, बंगाल में, उड़ीसा में, इन्हीं जगह पे ना जो उनके कंट्री के साथ है, बॉर्डर है जिनके। लेकिन रोहिंग्यास के पास क्या जस्टिफिकेशन है जम्मू में आके रुकने की? जम्मू तो हजारों किलोमीटर दूर है उस बॉर्डर से जहां पे बर्मा और बांग्लादेश है। लेकिन रोहिंग्यास जम्मू में आके बसते हैं क्योंकि जम्मू में पाकिस्तान का बॉर्डर जो है यहां से 15-20 किलोमीटर दूर आरसपुरा का बॉर्डर है, और बॉर्डर के नजदीक इनको लाके बसाया जाता है एक साजिश के तहत। अब इस साजिश में कौन कौन से लोग शामिल हैं, अब उन्होंने 30 साल 35 साल तक जो है उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, चिन्हित नहीं किया गया। लेकिन अब वक्त है कि उनको चिन्हित भी करना चाहिए, और कौन सी ताकतें राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके बारे में कम से कम जनता में सामने ये क्लियर तो हो कि कौन राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है। सेठी साहब, ड्यूरिंग इस पीरियड में आपकी सरकार है, ये लंबे समय तक सरकार थी, उस समय तक इसके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। रोहिंग्यास के ऊपर कार्रवाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान ही हुई है। रोहिंग्यास के खिलाफ कार्रवाई जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही हुई है। लेकिन कुछ एनजीओज की आप बात करें, कुछ ताकतें जो है वो कोर्ट्स में जाती हैं, हाई कोर्ट में भी जाती हैं, इंटरवीन करती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं इनके मुकदमे लड़ने के लिए। किसी तरह से इनको प्रोटेक्शन, जिन्होंने पहले इनको राजनीतिक प्रोटेक्शन दी, आज इनको अदालती प्रोटेक्शन देने के लिए जो है वो इस तरह की ताकतें सामने आती हैं। इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई जो है उतनी तेजी से नहीं हो पाती। आज मेरा क्वेश्चन ये है कि उन ताकतों को आइडेंटिफाई करना है हमारे को, जो ताकतें इस तरह की विध्वंसक स्थिति पैदा करती है। सर, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आपने कहा कि चिट्ठी या बातचीत की जाएगी, क्या एलजी से आपने मिलने का समय दिया है? उन्होंने समय दिया है कि आप अपनी मांग रख पाए सीधे? देखिए, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही अपील एलजी साहब से करना चाहते हैं, और यही अपील हम सीबीआई को भी करना चाहते हैं, होम मिनिस्ट्री से भी करना चाहते हैं कि सीबीआई इंडिपेंडेंटली भी इसके ऊपर जो है वो संज्ञान ले सकती है, कॉग्निजेंस ले सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं जाके किसी से बात करने की जरूरत होगी तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी बात की है, रोहिंग्यास के अगेंस्ट बात की है हमने, और इनकी जो इलीगल सेटलमेंट है जम्मू में उसके बारे में हमने पहले भी बात की है, आगे भी हम जाके इसके बारे में बात करेंगे।
सर आप एनजीओज की बात करें क्योंकि सीबीआई का मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी भी हम देखें बड़े पैमाने पे जम्मू मुन्सिपल कॉर्पोरेशन में जो सफाई कर्मचारी तो गार्बेज कलेक्शन में रोहिंग्या काम कर रहे हैं, रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो रोहिंग्या का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेशन में सफाई और रेलवे, उसको लेकर उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसको लेकर देखिए, मैं आपको ये कहता हूं कि रोहिंग्यास की ये भी एक विषय है कि रोहिंग्यास शायद रेट्स जो है काफी कम है उनकी लेबर के, और वो जम्मू की जो लोकल लेबर है उसको जो है वो काम नहीं करने देते क्योंकि वो काम रहता नहीं है। ये भी एक चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय जम्मू के लिए भी है और ये कश्मीर के लिए भी है। इस तरह की इलीगल जो है मूवमेंट कश्मीर में भी है, जो बड़ी एक सिक्योरिटी जो है वो लैप्स हो सकती है। तो अगर इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स को आप गवर्नमेंटल एजेंसीज में कहीं पे काम देते हो तो फिर वो बिल्कुल गलत काम हो रहा है। अगर इनको म्युनिसिपैलिटी में या किसी और जगह पे अगर आप जॉब मिलता है, नौकरी मिलती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर भी मिलता है, तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सर, जिस तरह से बाहर की कंट्रीज में जिस समय कोई इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ा जाता है उसको उसी समय डिपोर्ट किया जाता है, उसको घर भी नहीं दिया जाता। तो क्या हमारे देश में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसकी वजह से हमें उनको ट्रांजिट के अंदर रखना पड़ता है ताकि वो हमारे देश में रहें? क्या ऐसा कोई रूल है कि उसी डायरेक्ट डिपोर्ट किया जा सके? देखिए, ऐसा है कि कोई बॉर्डर से अगर कोई क्रॉस करता है, जब वो बॉर्डर से पकड़ा जाता है तो उसको उसी टाइम पे डिपोर्ट बैक किया जाता है। लेकिन अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट बॉर्डर के अंदर आ गया और उसके बाद वो हजारों किलोमीटर ट्रेवल करके जो है एक अलग जगह पे आके बसता है, जिसके साथ उनका कोई लिंग्विस्टिक एफिनिटी नहीं है, जिनके साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर उनको डिपोर्ट करने के लिए उनको वापस बॉर्डर के ऊपर भेजा जाना चाहिए और उनको उनके कंट्री में पुशबैक, दिस इज कॉल्ड पुशबैक करना चाहिए। अब उसके लिए जब हम पुशबैक करने की बात करते हैं, जब हम उनको उठा के जो है वो बस्तियों से कैंप्स में लेके जाते हैं ताकि वहां से आगे वो जा सके, तो कौन सी ताकतें हैं जो अदालतों में जाके स्टे ले लेती हैं इस चीज के ऊपर? कौन सी ताकतें हैं जो यूनाइटेड नेशंस की दुहाई देती हैं? कौन सी ताकतें जो ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं? आप अपने, जब आपके आदमी मरते हैं, किश्तवाड़, डोडा में, कश्मीर में कितने निहत्ते जो है उनको उग्रवादी मार देते हैं, उनके बारे में ह्यूमन राइट की बात कोई नहीं करता। विक्टिम्स की ह्यूमन राइट की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो इलीगली बाहर वाले कंट्री से आके यहाँ पे भारत में आके बसते हैं और जम्मू कश्मीर में आके बसते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स की बात करने के लिए सारे आगे जाते हैं। ये सब एक साजिश के तहत होता है जिसको बेनकाब करना जरूरी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये भी कहा था कि इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ फिगर्स भी आए थे, अभी भी इस पर इनके सेंसस को लेकर काम चल रहा है, जिसमें कुल मिलाकर अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या देखें 13,500 से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस पर अगर नजर रख रही थी तो इन पर कार्रवाई कहीं ना कहीं जो सरकारें रही उनकी तरफ से नहीं हो पाई जिसमें बीजेपी की सरकार थी? देखिए, कुछ इस तरह के फैक्ट्स भी हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता हर साल इनकी तादाद बढ़ती है। वो सिर्फ आबादी बढ़ाने से नहीं होगा, खाली बच्चे पैदा करने से नहीं, बल्कि और इलीगल जो है तरीके से रोहिंग्यास यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे बस्तियां बनी हुई हैं, एनजीओज है जो उनके लिए काम करती हैं, उनको खाने पीने की सुविधाएं हैं, मकान बना के देते हैं, उनको नौकरियां वगैरह उनकी करवाते हैं। तो इस तरह के माहौल में और लोग जो आके यहाँ पे बसते हैं, लेकिन कुल मिला के ये एक सुरक्षा को खतरा भी है और डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की जम्मू में जो है उसकी भी कोशिश है। ये रोहिंग्यास किसका वोट बैंक थे? अब ये इन लोगों को वोट का राइट कहाँ? आप कहते थे कि नॉन स्टेट सब्जेक्ट जो है उनको वोट का राइट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन रोहिंग्यास जो आते हैं उन्होंने वोट भी डाले। मैं कितने एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं, जब इन्हीं रोहिंग्यास ने जो है वो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में भी इन्होंने वोट डाले, बाकी इलेक्शंस में भी इन्होंने वोट डाले। वो किसका वोट बैंक थे? किन्होंने लाके इनको बसाया, अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश की राजनीतिक साजिश के तहत? इनको बेनकाब करना जो है वो जरूरी। थैंक यू। धन्यवाद जी। अब